हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज है प्रैक्टिस सेट की क्लास 28। प्रैक्टिस सेट की क्लास 28 है। इसमें हम लोग डेली 25 क्वेश्चन करते हैं और ये जो 25 क्वेश्चन है पूरे व्याख्या सहित हम लोग करते हैं, ठीक ना। और ये जो क्लास वो हिंदी यूसी नेट JRF वालों के लिए क्लास है, तो प्लीज़ आप इसको पूरा देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? सही है सज्जन। सज्जन की बात करें तो 1910 है। विशाख की बात करें तो 1921 है। जन्मे का नाग यज्ञ, अगर इसकी बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1926 है। और ध्रुव सामने की बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष 1933 है। ठीक, ध्रुव सामने हमारे सिलेबस में लगी हुई है, तो 26 का ऑप्शन ए सही है। आगे लिखा होगा उसको देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम देखिए। सज्जन 1910, विशाख 1921, जन्मे का नाग यज्ञ 1926 और ध्रुव सामने 1933। देखिए आप एक बार और मतलब रिपीट कर देते हैं कि सज्जन 1910, विशाख 1921, जन्मे का नाग यज्ञ 1926 और ध्रुव सामने 1933। याद हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें लिखा है कि तृतीयम बिंदम व्याप्रियते शक्तिर्युक्त पितर्भ्यास, यह कथन किस आचार्य का है? थोड़ा मतलब संस्कृत है, पढ़ने में समस्या हो रही है, आप लोग समझ सकते हैं। यह कथन किस आचार्य का है? ए भामा का, बी रुद्रट का, सी मम्मट का, डी जयदेव का। तो यह कथन है आचार्य रुद्रट का है। रुद्रट कहाँ के निवासी थे? वो कश्मीर के थे, कश्मीर के निवासी थे। देखिए यहाँ पे यह कथन लिखा है, लिखा कि यह कथन आचार्य रुद्रट का है। रुद्रट कश्मीर के निवासी थे। कहाँ के? कश्मीर के निवासी थे। तथा इनका समय 9वीं शती का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। इनका समय कब स्वीकार किया जाता है? 9वीं शती का पूर्वार्ध। इम्पोर्टेंट है ये, पूछता भी एग्जाम में। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है कि 9वीं शती का पूर्वार्ध। रुद्रट के ग्रंथ का नाम क्या है? तो काव्य अलंकार है। देखिए रुद्रट के ग्रंथ का नाम भी काव्य अलंकार है और भामा के ग्रंथ का नाम भी काव्य अलंकार है। ठीक, रुद्रट के ग्रंथ का नाम भी काव्य अलंकार है और भामा के ग्रंथ का नाम भी काव्य अलंकार है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो रुद्रट का ग्रंथ है काव्य अलंकार, उसमें 16 अध्याय एवं 734 श्लोक हैं। आचार्य मम्मट का ग्रंथ क्या है? वो काव्य प्रकाश है। आचार्य मम्मट का ग्रंथ क्या है? वो काव्य प्रकाश है। और जयदेव का ग्रंथ है वो है गीत गोविंद और चंद्रलोक। मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश, जयदेव का ग्रंथ है गीत गोविंद और चंद्रलोक। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। तो जयदेव का ग्रंथ कौन कौन सा है? गीत गोविंद, चंद्रलोक। रुद्रट का ग्रंथ है काव्य अलंकार और आचार्य भामा का ग्रंथ का नाम भी काव्य अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 28, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? ए उक्ति विन्यास वक्रता, बी वर्ण विन्यास वक्रता, सी पद पूर्वार्ध वक्रता और डी प्रकरण वक्रता। तो इनमें से कौन वक्रोक्ति के भेद नहीं है? तो कौन नहीं है? तो वह उक्ति विन्यास वक्रता जो है वो वक्रोक्ति भेद नहीं है। ऑप्शन ए सही है 28 का। देखो आचार्य कुंतक ने जो है वो अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवतम में वक्रोक्ति के 6 वेद माने हैं। वो आगे लिखा है, इसको देखते हैं। देखो उक्ति विन्यास वक्रता वक्रोक्ति का वेद नहीं है। वक्रोक्ति के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवतम में वक्रोक्ति के 6 वेद माने हैं। कुंतक ने अपने ग्रंथ कौन सा ग्रंथ का क्या नाम है? वक्रोक्ति जीवतम। इसमें वक्रोक्ति के 6 वेद माने हैं। पूछ देगा कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने वेद माने हैं? तो 6 वेद माने हैं। तो कौन कौन से यहाँ पे लिखा है? पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा पद परार्थ वक्रता, चौथा है वाक्य वक्रता, पांचवा प्रकरण वक्रता और छठवां है प्रबंध वक्रता। क्वेश्चन नंबर 29,
लिखा है कि रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम कौन सा है? तो वह ऑप्शन सी, भट्ट लोलट। पहले भट्ट लोलट, उसके बाद शंकुक, उसके बाद भट्टनायक, उसके बाद अभिनवगुप्त। तो 29 का ऑप्शन सी सही है। देखो, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। पहला भट्ट लोलक है, फिर शंकुक है, उसके बाद भट्टनायक है, उसके बाद अभिनवगुप्त है। देखो, इनका दर्शन देख लेते हैं। लिखा है कि भट्ट लोलट का दर्शन कौन सा? मीमांसा दर्शन है। और इनका सिद्धांत कौन सा है? तो वो उत्पत्ति सिद्धांत या आरोपवाद है। शंकुक, आचार्य शंकुक की अगर बात करें तो इनका दर्शन है न्याय दर्शन। इनका दर्शन क्या है? न्याय दर्शन है। कभी कभी मिलान वाले पूछ लेता है कि मतलब कि मिलान करिए, आचार्य का दर्शन से मिलान करिए। शंकुक का दर्शन पूछ लेगा कौन सा दर्शन है, मिलान करना नहीं पता रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। तो इनका दर्शन क्या है? न्याय दर्शन। और इनका सिद्धांत है अनुमितिवाद। भट्टनायक की अगर बात करें तो इनका दर्शन है सांख्य दर्शन। और इनका सिद्धांत है भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिनवगुप्त की अगर बात करें तो इनका दर्शन है शैव दर्शन। और इनका सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद या इनका सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। तो भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। निम्नलिखित ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सा है? तो वो होगा ऑप्शन बी सही, रस मीमांसा, आलोचना के मान, नई कविता और अस्तित्ववाद। रस मीमांसा की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1949 है। 1949। देखिए आगे लिखा है, उसको देख लेते हैं। देखिए, रस मीमांसा का जो कालक्रम है 1949 है। इसके ग्रंथकार कौन है? वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आलोचना के मान, इनकी अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है कालक्रम 1958 है। इसके ग्रंथकार कौन है? शिवदान सिंह चौहान। नई कविता 1973 ईस्वी, किसका है? ये नंद दुलारे वाजपेयी का है। नई कविता और अस्तित्ववाद, ये किसका? ये रामविलास शर्मा का है। प्रकाशन वर्ष 1978 है। ठीक, देखिए इम्पोर्टेंट है ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित लेखकों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। तो यहाँ पे रचना के नाम दिए गए, लेखकों के नाम दिए गए, यहाँ पे रचनाओं के नाम दिए गए हैं, मिलान करना है। देखिए, विजय सेन सूरी, इनकी जो रचना है वो रेवंतगिरी है। रेवंतगिरी रास। नरपति नाल, विशल देवराशो, शालिभद्र सूरी, भारतेश्वर बाहुबली और आशुगु। आशुगु क्या है? तो है चंदन वाला रास। तो ए का 1 और बी का 3, सी का 2 और डी का 4 किस में है? तो ऑप्शन बी में है। तो 31 का ऑप्शन बी सही है। देखिए यहाँ पे लिखा विजय सेन सूरी रेवंतगिरी रास, नरपति नाल विशल देवराशो, शालिभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास, आशुगु चंदन वाला रास और डोम्बिपय योगचर्या। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे प्रवर्तक के नाम क्या करना है? मिलान करना है। संप्रदाय में कौन सा है? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और शनकादि संप्रदाय। प्रवर्तक में कौन कौन है? मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य। तो 32 का क्या करना है? मिलान करना है। तो देखो, श्री संप्रदाय ये किसका है? ये रामानुजाचार्य का है। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का है। रुद्र संप्रदाय ये किसका है? ये विष्णु स्वामी का है। और शनकादि संप्रदाय ये निम्बार्काचार्य का है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 5 किसमें है? तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी सही है 32 का। यहाँ पे लिखा हुआ श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय
मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और शनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रबंध काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे प्रबंध काव्य, यहाँ पे रचनाकारों के नाम। तो देखो प्रबंध काव्य में कौन कौन, चंडी चरित्र है, द्रोण पर्व या संग्राम सार है, सुजान चरित्र है, हिम्मत बहादुर विरुदावली है। रचनाकार में कौन कौन है, कुलपति मिश्र है, राम सिंह है, गोविंद सिंह, सूदन और पद्माकर है। क्या करना है, मिलान करना है। तो देखो चंडी चरित्र ये किसका है, चंडी चरित्र ये किसका है, ये गुरु गोविंद सिंह का है। द्रोण पर्व या संग्राम सार, द्रोण पर्व या संग्राम सार ये किसका है, ये कुलपति मिश्र का है। सुजान चरित्र ये सूदन का है। और हिम्मत बहादुर विरुदावली ये किसका है, ये पद्माकर का है। तो ए का 3 और बी का 1 किसमें है, तो ऑप्शन डी में है। तो 33 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। यहाँ पे रचनाओं के नाम, यहाँ पे रचनाकारों के नाम सुमेलित करना है। रचना में कौन कौन सी है, प्रेम वाटिका, कवित्त रत्नाकर, रस रत्न और तिलक शतक। रचनाकार में कौन कौन है, रसखान है, सेनापति हैं, पोकर कवि हैं, मुबारक हैं और कादिर हैं। क्या करना है, मिलान करना है। प्रेम वाटिका किसकी है, ये रसखान की है। प्रेम वाटिका रसखान की है। कवित्त रत्नाकर ये किसकी है, सेनापति की है। रस रतन ये किसका है, ये पोकर कवि का है। और तिलक शतक ये किसका है, ये मुबारक का है। तो ये मतलब कि 1 का 1 और बी का 2 इसी तरीके सेम ही है। तो 34 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचना है वनवेला, उत्तरा, परिक्रमा और चित्राधर। रचयिता में कौन कौन है, राम नरेश त्रिपाठी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा है और शिवशंकर प्रसाद है। क्या करना है, मिलान करना है। देखते हैं। देखिए वनवेला किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत का है। परिक्रमा महादेवी वर्मा का है। और चित्राधार जयशंकर प्रसाद का है। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 5 ऑप्शन बी में है। तो 35 का ऑप्शन बी सही है। वनवेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत, परिक्रमा महादेवी वर्मा, चित्राधार जयशंकर प्रसाद, अमिलन रामनरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे काव्य पंक्ति है, यहाँ पे रचनाकार के नाम दिए गए हैं। मिलान करना है, मतलब कौन सी पंक्ति किस रचनाकार की है, मिलान करना है। लिखा है में कि ए में लिखा है प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र न भारत में भर दे। ये पंक्ति किसकी है, प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र न भारत में भर दे। ये पंक्ति किसकी है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इस पार प्रिय मधु हो तुम हो, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ये किसका है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये हरिवंश राय बच्चन जी का है। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। 80 में लिखा है कि अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। ये किसकी पंक्ति है, तो ये शंकर प्रसाद की पंक्ति है। और यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। यह पंक्ति किसकी, ये महादेवी वर्मा की है। तो ए का 2 और बी का 3, सी का 1 और डी का 4
किस में है? तो वो है ऑप्शन सी में है। तो 36 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पात्रों के नाम दिए गए, यहाँ पे उपन्यास के नाम दिए गए, मिलान करना है। पात्र में जयदेव पुरी है, चंद्रमाधव है, फूल बाबू है, निर्गुनिया है। उपन्यास में बलचनमा है, झूठा सच, नाचो बहुत गोपाल, नदी के द्वीप और सूरज का सातवां घोड़ा। मिलान करना है ना। जयदेव पुरी ये किस उपन्यास का है? ये किस उपन्यास के पात्र है? तो वह है झूठा सच। झूठा सच किसका है? ये झूठा सच यशपाल का है। चंद्रमाधव ये किस उपन्यास के पात्र है? तो वह है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप। फूल बाबू ये बलचनमा का है। ये जो पात्र है फूल बाबू ये बलचनमा का है। और निर्गुनिया, निर्गुनिया नाच्यो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल। ठीक, तो ए का 2 और बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो ऑप्शन ए में तो 36 का ऑप्शन ए सही है। 36 का ऑप्शन ए सही है। देखो बलचनमा ये किसका है? बलचनमा ये नागार्जुन का है। किसका है? नागार्जुन का है। झूठा सच यशपाल का है। नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का है। और नदी के द्वीप ये अज्ञे का है। ठीक, और सूरज का सातवां घोड़ा ये धर्मवीर भारती का है। यहाँ पे लिखा है, देखिए देख लेते हैं इसको भी। जयदेवपुर झूठा सच, चंद्रमाधव नदी के द्वीप, फूल बाबू बलचनमा और निर्गुण्य नाचो बहुत गोपाल। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे देखो अब कहानियों के पात्र को पूछ दिया है, कहानियों के पात्र को पूछ दिया है और यहाँ पे मतलब कहानी से मिलान करना है। यहाँ पे पात्र के नाम, यहाँ पे कहानियों के नाम। तो देखो आनंदी, पात्र में आनंदी है, दीनदयाल है, डॉक्टर जयपाल है और शंकर है। कहानी में मंत्र है, सवा सेर गेहूँ, जुलूस, बड़े घर की बेटी और मोट। तो क्या करना? मिलान करना है। आनंदी, आनंदी किस में है? वो है बड़े घर की बेटी। प्रेमचंद जी लिखते हैं ना कि बड़े घर की बेटी बड़े घर की बेटी होती हैं, इसलिए बड़े घर की बेटी बड़े घर की बेटी होती है। मतलब कि ऐसा ही कुछ वाक्य है बड़े घर की बेटी में, कहानी में। दीनदयाल, जुलूस, डॉक्टर जयपाल ये मूठ और शंकर सवा सेर गेहूँ। तो ए का 4, बी का 3, सी का 5 और डी का 2। तो ऑप्शन बी है। तो 38 का ऑप्शन बी सही है। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानियों से संबंधित पात्रों को सुमेलन इस प्रकार है। आनंदी बड़े घर की बेटी, दीनदयाल जुलूस, डॉक्टर जयपाल मूठ, शंकर सवा सेर गेहूँ और भगत मंत्र। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचना के नाम, यहाँ पे नाट्य रूपों के नाम दिए गए हैं। तो देखो रचना में कौन? चंद्रावली है, विषय से विस्मोसदम है, एक घूंट है, करुड़ाल है। और नाट्य रूप कौन का? गीत नाट्य है, एकांकी है, कौन भाण है, कौन नाटिका है, कौन प्रहसन है। तो मिलान करना है। चंद्रावली ये क्या है? ये नाटिका है। चंद्रावली क्या है? ये नाटिका है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। विषय से विस्मोसदम ये क्या? ये एक भाण है, एक भाण है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक घूंट, एक घूंट क्या है? यह एक एकांकी है। एक घूंट एक एकांकी है। ठीक, क्या एक एकांकी है। और करुड़ाल है,
करोड़ालय क्या है? गीति नाट्य है। करोड़ालय क्या है? गीति नाट्य है। ठीक, तो चंद्रावली नाटिका है, विषय से विश्वमोत्सदम भाण है, और एक गुट एकांकी और करोड़ालय गीति नाट्य है। तो एक गुट और करोड़ालय ये दोनों किसके हैं? ये दोनों जयशंकर प्रसाद के, और चंद्रावली और विषय से विश्वमोत्सदम ये दोनों क्या? ये दोनों हरिचंद के नाटक हैं, भारतेंदु हरिचंद के रचनाएं हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 39 का? तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 4 3 3 2 और फिर 1। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ चंद्रावली नाटिका है, भारतेंदु हरिचंद का। विशेष विश्वमोत्सदम भाण है, भारतेंदु हरिचंद का। एक गुंट एकांकी है, जयशंकर प्रसाद। करोड़ालय गीति नाट्य जयशंकर प्रसाद का। और एक अंधेर नगरी जो प्रहसन नाटक है, भारतेंदु हरिचंद का। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है कि निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आचार्यों के नाम, यहाँ पे ग्रंथों के नाम मिलान करना है। आचार्य में अभिनव गुप्त हैं, राजशेखर हैं, महिम भट्ट हैं, भोजराज हैं। और ग्रंथ में कौन कौन है? पहला है सरस्वती कंठ भरण, ध्वन्यालोक लोचन, काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा और व्यक्ति विवेक। अभिनव गुप्त की बात करें तो इनका जो ग्रंथ है वो है ध्वन्यालोक लोचन। राजशेखर काव्य मीमांसा, महिम भट्ट व्यक्ति विवेक, महिम भट्ट व्यक्ति विवेक, भोजराज सरस्वती कंठावरण। तो एक का 2, बी का 4, सी का 5 और डी का 1। तो ऑप्शन सी सही है 40 का। देखो अभिनव गुप्त ध्वन्यालोक लोचन, राजशेखर काव्य मीमांसा, महिम भट्ट व्यक्ति विवेक, भोजराज सरस्वती कंठावरण और मम्मट काव्य प्रकाश। अब देखिए यहाँ पे इस अवतरण को पढ़ना है और इसी अवतरण में से मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, उसी में से मतलब कि आंसर को सॉल्व करना है। इसी अवतरण से आंसर को सॉल्व करना है। लिखा है कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यान से पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों 41 से 45 के दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फल की विशेष आसक्त फल का विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। चित्त में यही आता है कि बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सा मिल जाए। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत स्पष्ट उपदेश दिया, पर उनके समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदास हो बैठे और फल के इतने पीछे पड़े कि गली में ब्राह्मण को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे। आने रोज का अनुष्ठान करा कि व्यापार से लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन ध्यान से बुद्धि तथा और भी ना जाने क्या क्या चाहने लगे। आसक्ति प्रस्तुतियाँ उपस्थित वस्तु में ही ठीक कहीं जा सकती है। कर्म सामने उपस्थित रहता है, इससे आसक्ति उसी में चाहिए। फल दूर रहता है, इससे उसकी ओर कर्म का लक्ष्य काफ़ी है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक का बराबर चलता है, उसी का नाम उत्साह है। ठीक, इसको पहले अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है 41 में कि फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। इस कथन के माध्यम से लेखक कहना क्या चाहता है? मतलब लिखा है कि फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना जो है उत्पन्न होती है। ये जो कथन है, इस कथन के माध्यम से लेखन कहना क्या चाहता है, जो लेखक है वो कहना क्या चाहता है? ए, कर्म करते समय फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बी, फल के बारे में अधिक आसक्ति से कर्म करने में रुचि घटित है। सी,
फल के बारे में अधिक आसक्ति से कर्म के प्रति उत्साह में इजाफा होता है। और डी, फल से लालच में जल्दी जल्दी कर्म करना दुर्घटना का कारण हो सकता है। 41 का आंसर क्या है? तो देखो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा कि फल के बारे में अधिक आसक्ति से कर्म करने में रुचि घटती है। अगर मतलब फल के बारे में अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो जो कर्म है उस कर्म को करने में रुचि घटती है। लेखक ये कहना चाहता है। देखो यहाँ पे लिखा भी, फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि फल के बारे में अधिक आसक्ति से कर्म करने में रुचि घटती है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता घटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया था, से तात्पर्य है। ए, श्री कृष्ण ने कहा था कि सिर्फ कर्म करते जाओ और फल की चिंता ना करो। बी, श्री कृष्ण ने कहा था कर्म करते जाओ, सिर्फ फल की चिंता ना करो। सी में लिखा है कि श्री कृष्ण ने कहा था यदि तुम निष्ठापूर्वक कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। और डी में श्री कृष्ण ने कहा था फल में आसक्ति की अधिकता कर्म के प्रति उत्साह में बाधक होती है। तो 42 का आंसर क्या है? तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन डी कि श्री कृष्ण ने कहा था कि फल में आसक्ति की अधिकता कर्म के प्रति उत्साह में बाधक होती है। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया था। इससे तात्पर्य है कि फल में आसक्ति की अधिकता कर्म के प्रति उत्साह में बाधक होती है। क्वेश्चन नंबर 43, आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ठीक कही जा सकती है क्योंकि ए, जो प्रस्तुत नहीं उसकी इच्छा संकट का कारण बन सकती है। बी, जो प्रस्तुत नहीं है उसमें रुचि पैदा नहीं हो सकती। सी, कर्म प्रस्तुत होता है इसलिए उसके प्रति रुचि स्वाभाविक है। और डी, अप्रस्तुत की आकांक्षा मानसिक स्वास्थ्य की पहचान नहीं है। 43 का आंसर क्या होगा? कि आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है क्योंकि कर्म प्रस्तुत होता है इसलिए उसके प्रति रुचि स्वाभाविक है। 43 का ऑप्शन सी सही है। देखो आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है क्योंकि कर्म प्रस्तुत होता है इसलिए उसके प्रति रुचि स्वाभाविक है। क्वेश्चन नंबर 44, 4 आने रोज का अनुष्ठान कराकर व्यापार से लाभ की आशा करना गीता के विरुद्ध क्यों है? 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार से लाभ की आशा करना गीता के विरुद्ध क्यों है? ए, इसमें वासना मिली हुई है। बी, इसमें कम खर्च करके ज़्यादा प्राप्त करने की लालसा है। सी, इस कर्म में उत्साह के साथ लोभ जुड़ा है। और डी, इसके पीछे अंधविश्वास है। 44 का आंसर क्या होगा? तो 44 का आंसर होगा कि इसमें जो है वासना मिली हुई है। इसमें वासना मिली हुई है। देखो 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार से लाभ की आशा करना गीता के विरुद्ध है क्योंकि इसमें वासना मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 45, उपयुक्त अवतरण में फल की विशेष आसक्ति से लेखक का क्या अभिप्राय है? ए, कर्म के प्रति अत्यधिक अनुराग। बी, फल के प्रति अत्यधिक लोभ। सी, कर्म और फल दोनों के प्रति अत्यधिक लोभ। और डी, कर्म के प्रति अनुराग और फल के प्रति उदासीनता। 45 का आंसर क्या है? कि उपयुक्त अवतरण में फल की विशेष आसक्ति से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो वह है फल के प्रति अत्यधिक लोभ। ऑप्शन बी सही है 45 का। दिए गए उपयुक्त अवतरण में फल की विशेष आसक्ति से लेखक का अभिप्राय है कि फल के प्रति अत्यधिक लोभ। देखो यहाँ पे अब लिखा है निर्देश में कि प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना एसरेशन ए और दूसरा तर्क रीजन आर है। कोड में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना और तर्क दिया है तो इसी में से मतलब कोड में सही और गलत का आंसर देना है।
लिखा है स्थापना ए में कि कविता आत्मा प्रकाशन है जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है। कविता आत्म प्रकाशन है जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है। तर्क आर में लिखा है इसलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोक माना गया है जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है। कोड में दिया कि ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए सही आर सही और डी ई गलत आर गलत। 46 का आंसर क्या होगा? तो देखो कविता आत्म प्रकाशन है जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करता है। गलत बात है, ये केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान नहीं करता है, ये बात गलत है। तर्क में लिखा है इसलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोक माना गया है जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है, ये बात सही है। तो ए सही आर गलत, ए गलत आर सही किस में है? तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही है 46 का। देखो यहाँ पे लिखा है कविता आत्म प्रकाशन ही नहीं बल्कि कविता पर कल्पना, आत्मचिंतन, सांस्कृतिक सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है जो केवल कवि को ही नहीं बल्कि समुच्चे लोक को आनंद प्रदान करती है। इसलिए कविता को कवि की आत्मा या आलोक माना गया है जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 47 स्थापना में लिखा है कि साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। तर्क आर में लिखा है इसलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों को चित्तवृत्तियों का इसमें अलग अलग विकास होता है। कोड में दिया कि ए में लिखा है कि ए सही आर गलत, बी में कि ए सही आर सही, सी में कि ए गलत आर सही और डी में कि ए गलत आर गलत। 47 का आंसर क्या होगा? तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन ए सही आर गलत है। साहित्य समाज की सामूहिक हृदय का विकास है, ये बात सही है, लेकिन इसलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्तवृत्तियों का इसमें अलग अलग विकास होता है, ये बात गलत है। लिखा है यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है साहित्य समाज में सामूहिक हृदय का विकास है। कथन सत्य है किंतु समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्तवृत्ति का इनमें अलग अलग विकास होता है, यह कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 48 स्थापना में लिखा है कि मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। तर्क आर में लिखा क्योंकि सभी देशों की जातीय असीमता और विश्वास एक जैसे है। कोड में लिखा है कि ए में लिखा है कि ए गलत आर गलत, बी में कि ए सही आर गलत, सी में कि ए गलत आर सही और डी में कि ए सही आर सही। तो 48 का आंसर क्या होगा? तो देखो स्थापना में जो लिखा है कि मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होता है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। तर्क आर में लिखा है क्योंकि सभी देशों की जाति असीमता और विश्वास एक जैसे हैं, ये भी बात गलत है। तो दोनों गलत, तो 48 का ऑप्शन ए सही है। देखो कोई भी मिथक सार्वकालिक या सार्वदेशिक नहीं होता है और ना ही सभी देशों की जाति असीमता और विश्वास एक जैसे होते हैं, अतः दोनों कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 49 स्थापना ए में लिखा कि रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। तर्क आर में लिखा है क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन का इच्छा आधार खो देती है। कोड ए में लिखा कि ए सही आर सही, बी में कि ए सही आर गलत, सी में कि ए गलत आर गलत और डी में कि ए गलत आर सही। तो 49 का आंसर क्या होगा? फिर से स्थापना को पढ़ते हैं। लिखा है कि रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी, ये बात सही है। तर्क आर में लिखा है क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है, तो 49 का ऑप्शन ए सही है। देखो यहाँ पे लिखा है कि रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और
और अद्वैत का आभास भी, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देते हैं। तो दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50, स्थापना में लिखा है कि भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तर्क आर में लिखा है कि क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ है। कोड में कौन सा सही है? देखो स्थापना में जो लिखा है भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, ये बात सही है। जो भारतेंदु युग जो है वो आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, ये बात तो सही है। लेकिन तर्क आर में लिखा है क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीय का उदय हुआ, ये बात गलत है। ए सही आर गलत, किस में? तो ऑप्शन ए में है, तो 50 का ऑप्शन ए सही है। लिखा है कि भारतेंदु युग की आधुनिकता का प्रवेश द्वार है क्योंकि भारतेंदु युग से ही हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रारंभ होता है, लेकिन भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीय का उदय नहीं होता। अतः कथन ए सही है किंतु आर गलत है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे और आपको क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।